और अब वक्त यूके प्राइम का है। देहरादून में बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार नरेश बंसल नामांकन करने विधानसभा पहुंचे। नरेश बंसल के साथ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, नैनीताल के सांसद अजय भट्ट समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। तो नरेश बंसल को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें बधाई दी और वहीं सीएम रावत ने कहा कि नरेश बंसल एक गरीब परिवार से आते हैं। उन्होंने जीवन में तपस्या की, संघर्ष किया। बचपन में इन्होंने अखबारों के लिफाफे बनाकर अपना जीवन यापन किया। उसके बाद इन्होंने बैंक की नौकरी की। नरेश बंसल ने संगठन महामंत्री के पद पर रहते हुए संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह और हम सबके लोकप्रिय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, समस्त संसदीय बोर्ड, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश में हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री बंशीधर भगत जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी श्याम जाजू जी और सब कार्यकर्ता बंधुओं का हृदय से नमन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि पार्टी ने मुझ में जो भरोसा, विश्वास व्यक्त किया है। मेरा प्रयास होगा कि मैं उस विश्वास पर खरा उतर सकूं। पैनल बनता है, पैनल में से एक बनता है। नरेश बंसल जी हमारे 7 सालों तक संगठन मंत्री रहे हैं। सभी कार्यकर्ता थे, होता एक ही है। तो पार्टी ने इस समय वरिष्ठता को अपना और इस तरह से अपना समर्थन दिया है, ठीक भी है। अन्य लोगों को भी वक्त वक्त पर मौके मिलते रहेंगे। कार्यकर्ता तो सब बराबर होते हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं। संगठन मंत्री के दौरान उनका अच्छा कामकाज रहा है, महामंत्री के दौरान भी एक आम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं। हमारे यहाँ तो सभी जमीनी होते हैं। इस तरह से महामंत्री का कार्यकाल भी ठीक रहा। इस समय 20 सूत्री कार्यक्रम देख रहे हैं, वो भी ठीक रहा है। ठीक निर्णय लिया है, जो निर्णय पार्टी का लिया है उसमें सारे कार्यकर्ता उनके साथ हैं। नरेश बंसल ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया। वहीं बीजेपी ने नरेश बंसल को राज्यसभा भेजने के लिए अपने प्रत्याशी के रूप में चयनित किया और बंसल का राज्यसभा सीट पर पहुंचना लगभग तय है, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से बीजेपी का पाला मजबूत है। और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला द्वारा 370 को लेकर की गई बयानबाजी से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर प्रभारी निरीक्षक को तहरीर दी और राष्ट्र विरोधी कृत्य की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। हिंदू संगठनों द्वारा दी गई तहरीर में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अपने एक बयान में राष्ट्र विरोधी ताकतों, राष्ट्र विरोधी कानून का समर्थन कर भारत को कमजोर करने का काम किया है। भारत के किसी भी कोने में मुकदमा पंजीयन हो सकता है। अभी हमने उनको बताया, एक उदाहरण भी दिया कि सुशांत सिंह के उसमें दिल्ली महाराष्ट्र में वहाँ की सरकार ने उस पर मुकदमा पंजीयन नहीं करा, परंतु बिहार में उसके खिलाफ मुकदमा पंजीयन हुआ और कोर्ट ने उसको मान्य करा, माना। तो इस प्रकार से भारत के किसी भी कोने में भारत का नागरिक कहीं भी मुकदमा पंजीयन कर सकता है और वो करा जाता है। हमारा उनसे यही आग्रह है कि आप करिए, और नहीं करेंगे तो फिर हम आगे की कैसे रणनीति क्या बनेगी उसके लिए करेंगे। कालाडूंगी थाना क्षेत्र के बन्नाखेड़ा रेंज में वन क्षेत्राधिकारी लक्ष्मण सिंह मोरतिलियार और उधम सिंह नगर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए खनन में लिप्त 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज कर दिया। लंबे समय से अवैध खनन की शिकायतों के चलते ये कार्रवाई की गई।
और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव अपने 3 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंचे, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में देवेंद्र यादव का जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेस भवन देहरादून में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र की अध्यक्षता में बैठक हुई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, इंदिरा हृदय समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इसमें बहुत सारी चीज़ों पर मंथन हुआ है और आप जानते हैं मंथन से हमेशा अमृत निकलता है, उसे मक्खन निकलता है जो सबके मन को तृप्त करता है। तो ये मंथन है संगठन का। संगठन के लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए, अपनी अपनी बातें कही हैं। तो उसके बाद एक रूपरेखा बना करके, एक वर्क प्लान बना करके, रोड मैप बना करके जो प्रभारी हैं वो देंगे। हरिद्वार की नवरत्न कंपनी भेल के कर्मचारी इन दिनों भेल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और लगातार अलग अलग यूनियन प्रबंधन के खिलाफ विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज भी इस क्रम में बीएमकेपी के और इंटेक के संयुक्त बैनर तले सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भेल प्रबंधन के खिलाफ मेन गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की। कई समस्याएं काफ़ी समय से लंबित हैं और उनके समाधान का रास्ता प्रबंधन नहीं सोच रहा है। बराबर टेबल पर बार बार वार्ता करने के बाद भी उसके समाधान की ओर प्रबंधन नहीं बढ़ा। उसमें कई बिंदु हमारे इस तरह से पेंडिंग है, जैसे SIP का भुगतान जो दीपावली पर होता है, दीपावली के मात्र 18 दिन आज रह गए, आज तक उसके लिए कोई बैठक भी नहीं की गई और दीपावली के बोनस का भुगतान किया जाता है। बोनस का भुगतान दीपावली से पूर्व किया जाए, ये हमारी डिमांड है। BP का भुगतान हमेशा मई जून के महीने में किया जाता है, उस पर कोरोना का बहाना लेकर कोरोना की आड़ में आज तक भी फैसला नहीं लिया गया, कोई भुगतान नहीं किया गया, बल्कि भुगतान की बजाय आज प्रबंधन के द्वारा अनेक कटौतियां कर्मचारियों की लगातार की जा रही हैं। हमारा DA 50% पर DA को सीज कर देना, DA इस तरह से सीज कर दिया गया, कहीं भी किसी पब्लिक सेक्टर में DA सीज नहीं किया गया, न सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ऐसी गाइडलाइन थी। लेकिन BHL प्रबंधन ने अपनी ओर से ही कैश का बहाना लेते हुए DA को सीज कर दिया, बंद कर दिया और अनिश्चितकालीन बंद किया हुआ। उस पर कोई टाइम ही नहीं बताया कि हम कब से प्रारंभ करेंगे देना जो आपका ड्यू है। इसी तरह से पर्क जो हमें 31% बेसिक का मिलता है, उसमें से 50% पर्क को काट दिया है प्रबंधन ने कैश का हवाला देते हुए और कहा है कि हम इसको इसलिए रोक रहे हैं, कंपनी की कैश की पोजीशन ठीक नहीं है। और रुद्रपुर के खटीमा टनकपुर रोड में अतिक्रमण को लेकर हुई प्रशासन की कार्रवाई को लेकर प्रशासन की व्यापारियों से तीखी बहस भी हुई। व्यापारियों का कहना है पिछले 8 महीने में जो व्यापार है वो पूरी तरह से कोरोना के काल में उसकी चपेट चढ़ चुका है। आर्थिक तंगी पहले से ही है, दीपावली सामने है, ऐसे में इस तरह की कार्रवाई और नुकसान पहुंचा रही है। देखिए, अभी तक तो 6-7 महीने से हम व्यापारी सभी लोग मतलब कोरोना से परेशान थे, बिजनेस है नहीं और अब ये अतिक्रमण की मार हम सब पे पड़ रही है। हमारा इतना कहना है अतिक्रमण आपको लेना लीजिए आप, लेकिन थोड़ा दिवाली तक हमें टाइम मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता, हमारा दिवाली का थोड़ा सा काम चल जाता। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। हरिद्वार में कुछ दिन पहले हुए बुजुर्ग दंपत्ति के दोहरे हत्याकांड का SSP ने खुलासा किया है। आरोपियों की तलाश पुलिस की 10 टीमें कर रही थी। इस खुलासे से मृतक बुजुर्ग दंपत्ति के परिजन भी संतुष्ट नजर आए और उन्होंने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। तो कुछ दिन पहले ही दंपत्ति की हत्या की गई थी और आज पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और 13 तारीख का रात में जो है शिवालिक नगर में जगह अपराध हो रहा है, इसमें तो वृद्ध दंपति थे, श्री प्रगलाद अग्रवाल और धर्मपत्नी श्रीमती गायत्री अग्रवाल, दोनों का हत्या करके उनका कत्ल करके चले गए। तो इसका सूचना 13 तारीख को हमारा पुलिस कंट्रोल रूम पर दिया गया है। तो हम तत्काल रूप से टीम तैयार करके जो है इस पे लगे रहे थे कि लगभग जो 10 टीम इसमें काम कर रहे थे और लगभग जो है 1500 CCTV कैमरा हमने कंगाला है और लगभग जो हमारा टीम 150 किलोमीटर रेडियस में जो है हर चीज़ को जाने पे हमें बहुत अच्छा सा क्लू मिला है
और उसका आधार पर जो है कल एक व्यक्ति का मुजफ्फरनगर जिला मुजफ्फरनगर में कतौली गन्ना समिति से एक गिरफ्तार किया। उनका नाम भीम है। मसूरी यूथ कांग्रेस ने रोजगार को लेकर शहीद स्थल पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप भी लगाया और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। पीएम मोदी और त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ भी लगातार यहां पे गुस्सा दिखाई दिया कार्यकर्ताओं में। हो गई है, इसको विस्मृति हो गई है कि कम से कम किसान परेशान है, महिला परेशान है, नौजवान परेशान है, श्रमिक परेशान है, कल कारखाने बंद हैं। मैं समझता हूँ इस देश के लिए कौन सी ऐसी जड़ी बूटी इनके पास है जो इस देश को बहुत आगे बढ़ाएगी। जहाँ तक पिछली सरकारों ने आगे बढ़ाने का काम किया, इन्होंने उसको रोकने का काम किया। आज रोजगार के अवसर नहीं है, कहते हैं आत्मनिर्भर बन जाइए। आत्मनिर्भर भी तो तभी बन पाएगा आदमी जब रोजगार के अवसर पैदा होंगे। युवा कांग्रेस जो है प्रदेश की वर्तमान सरकार से सवाल पूछ रही है कि आपने इन 4 सालों में इस प्रदेश के युवाओं को क्या दिया, यहाँ की जनता को क्या दिया। आपने बेरोजगारी और महंगाई के अलावा और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं दिया। तो उसको लेकर ये तमाम सवाल हैं और जो आने वाला चुनाव है उसमें सब जनता, कांग्रेस के साथ साथ सब जनता यही सवाल इनसे पूछ रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि 2022 का जो अगला चुनाव विधानसभा का होगा उसमें जो है कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में आएगी। और उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी हाईकमान ने पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश बंसल को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के बाद आज जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बंसल ने उम्मीदवार बनाए जाने पर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड, प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह और हम सबके लोकप्रिय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, समस्त संसदीय बोर्ड, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश में हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री बंशीधर भगत जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी श्याम जाजू जी और सब कार्यकर्ता बंधुओं का हृदय से नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि पार्टी ने मुझ पे जो भरोसा, विश्वास व्यक्त किया है। मेरा प्रयास होगा कि मैं उस विश्वास पर खरा उतर सकूं। पैनल बनता है, पैनल में से एक चुना जाता है। नरेश बंसल जी हमारे 7 सालों तक संगठन मंत्री रहे हैं। सभी कार्यकर्ता थे, होता एक ही है। तो पार्टी ने इस समय वरिष्ठता को अपना और इस तरह से अपना समर्थन दिया है, ठीक भी है। अन्य लोगों को भी वक्त वक्त पर मौके मिलते रहेंगे। कार्यकर्ता तो सब बराबर होते हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं। संगठन मंत्री के दौरान उनका अच्छा कामकाज रहा है, महामंत्री के दौरान भी एक आम पार्टी के कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता है। हमारे यहाँ तो सभी जमीनी होते हैं। इस तरह से महामंत्री का कार्यकाल भी ठीक रहा। इस समय 20 सूत्री कार्यक्रम देख रहे हैं, वो भी ठीक रहा है। ठीक निर्णय लिया है, जो निर्णय पार्टी का लिया है उसमें सारे कार्यकर्ता उनके साथ हैं। और यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के गृह क्षेत्र सतपुली के नजदीक नयार घाटी में बिलखेत नाम की जगह पर साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल धीरे धीरे रंग ला रही है। सब कुछ ठीक रहा तो पौड़ी जिले की नयार घाटी में साहसिक पर्यटन रोजगार का एक मजबूत जरिया बन जाएगा। और उत्तराखंड के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने कहा कि सरकार किसानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही है और धान खरीद के बाद 48 घंटे में भुगतान के दावे फेल साबित हो रहे हैं। खरीद के 174 करोड़ में से अब तक मात्र 24 करोड़ रुपए ही किसानों को भुगतान किया गया है। यही स्थिति रही तो किसान आने वाले दिनों में गेहूं की बुआई और त्योहार कैसे मना पाएगा। दवाई तो 4 बार पड़ी है इसमें दवा डालने
रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के बेल्ली में चोरों के हौसले बुलंद हैं। जिला मुख्यालय में होने के बावजूद राजस्व पुलिस क्षेत्र में आने वाले बेल्ली में चोर एक के बाद एक शादी वाले घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। एक सप्ताह के भीतर चोरों ने 2 घरों को अपना निशाना बनाया है। और जोशीमठ में भालू का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा। कल देर रात से अब तक 10 घंटे से जोशीमठ के अलग अलग जगह पर भालू ने 4 लोगों पर हमला किया है, उन्हें घायल कर दिया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और 3 लोगों की हालत इसमें नाजुक बताई जा रही है। जोशीमठ की स्थिति को देख के तो बहुत दुख होता है। एक आदमी 2 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहा है, ना कोई स्टाफ है। डॉक्टरनी महारानी जी हमारी जो है बस पेशेंट को देख के चली गई हैं। कम से कम उनसे प्राथमिकता पूछती, माता जी कहाँ पे कितनी तकलीफ हुई है, कितना आपको काटा हुआ है भालू ने, इतना घायल कर रखा है 2 घंटे से। एक तो यहाँ गाड़ियों की परेशानी है, एक तो हम बड़ी मुश्किल से 4 पाई डंडी कंडी में लेकर के हमको बड़ी मुश्किल से यहाँ हॉस्पिटल पहुँचाया और भालू चारों ओर घूम रहा है। यहाँ आने के बाद भी हॉस्पिटल में आने के बावजूद भी हमें प्राथमिक उपचार नहीं मिल रहा है। तो यहाँ की ये दयनीय स्थिति को देखकर हम बहुत दुखी हैं। और बढ़ती महंगाई को लेकर डोईवाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने महंगाई पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, महंगाई पर काबू पाने में दोनों सरकारें फेल साबित हो रही हैं। और देवप्रयाग के चोपीडियो में लगे स्टोन क्रेशर को हटाने को लेकर ग्रामीणों का धरना अब भी लगातार जारी है और अब ये अनशन में तब्दील हो गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो भूख हड़ताल की जाएगी। स्टोन क्रेशर निरस्तीकरण के शासनादेश को लेकर के ये आंदोलन पहले स्थगित किया गया था 15 दिन के लिए विधायक के आश्वासन पे, और दोबारा से आरंभ किया गया है क्योंकि अभी तक स्टोन क्रेशर निरस्तीकरण को लेकर के कोई शासनादेश युवा संघर्ष समिति और ग्रामीणों के बीच नहीं रखा गया है। और यह आंदोलन पेयजल प्राकृतिक स्रोत को बचाने के लिए, मां अलकनंदा नदी की अविरलता को बनाए रखने के लिए, कृषि भूमि को बचाने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। और इससे पहले इसमें स्थानीय विधायक महोदय ने एक आश्वासन किया था कि 15 दिन के भीतर मैं शासनादेश लेकर के आऊंगा, लेकिन आज 2 माह हो चुके हैं, न तो विधायक जी धरना स्थल पे पहुंचे हैं, न उनका शासनादेश। और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि यदि अगर दोबारा आंदोलन होता है तो मैं सक्रिय भूमिका निभाऊंगा, मैं संगठन से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन विधायक जी ने ना तो अभी तक संगठन से इस्तीफा दिया है, ना कोई शासनादेश वो लेकर आए हैं। और एक पत्र उन्होंने हमें थमाया था, ये इनका पत्र है माननीय विधायक जी का, जिसमें लिखा गया है कि आप जांच कराएं मुख्यमंत्री महोदय से। तो जांच तो पहले की हो चुकी है। 1 सितंबर को यहाँ पे संयुक्त आख्या उप जिलाधिकारी महोदया और ग्रामीणों के बीच में की गई थी, जिसमें पाया गया था कि स्टोन क्रेशर 90 मीटर की दूरी लेता है, लेकिन जबकि जो स्टोन क्रेशर नीति है 2016 उसमें मानक 250 मीटर का है। यहाँ पे 2 महीने हो गए हैं पर अभी शासन ने हमारे कोई ने सुनाई नहीं की। पर आगे भी हम लड़ते रहेंगे, पर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, अपनी लड़ाई पूरी लेंगे और सरकार हमारे फैसला जल्दी ले। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।